सो एटॉमिक मास को मैंने बताया था, एटॉमिक मास को मेजर करते हैं, एक सिंबल दिखाते हैं, या तो U लिखा जाता है या तो AMU लिखा जाता है। व्हाट इज दैट? AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, या अगर U लिख रहे हो बात एक ही है, उसको आप यूनिफाइड मास कह सकते हो। सो एटम्स को वजन करने के लिए तुम किलोग्राम ये सब यूज नहीं कर सकती, ये बहुत बड़े हैं किलोग्राम, एटम तो बहुत छोटा है यार। तो उसको मेजर करने के लिए, उसके मास को मेजर करने के लिए हमको एटॉमिक मास यूनिट जैसी छोटी यूनिट लेनी होती है, ठीक है। इट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, ओके। अब 1 AMU कितना होता है? 1 AMU इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अप्रोक्सीमेटली यू बोल दो, इट इज इक्वल टू 1.67 10⁻27 kg। लगभग यही मास जो है एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का, अप्रोक्सीमेटली यही होता है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन या मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, ठीक है। वो ये है, एंड नहीं बोल रहा मैं, और बोल रहा हूं। तो या तो एक प्रोटॉन का मास ले लो, इतना ही होगा, एक न्यूट्रॉन का लगभग इतना ही, थोड़ा डिफरेंस होता है बट हम लोग इतना ही लेते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है, टेंशन ना लो आप। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1.67 10⁻27 kg। आगे देखते हैं कार्बन 12। कार्बन 12 क्यों लिखा गया? कार्बन का मास, जो हमारा स्टैंडर्ड कार्बन का जो टाइप होता है उसको एलोट्रोप बोलते हैं। कार्बन की अलग अलग मास वाले एलोट्रोप्स भी होते हैं, आगे पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कार्बन सिर्फ एक टाइप का होता है, अलग अलग मासेस वाले भी कार्बन होते हैं। सो कार्बन का जो स्टैंडर्ड एलोट्रोप है, जो एकदम स्टैंडर्ड, जो हम हर जगह यूज करते हैं या हम लोग जो कैलकुलेशंस में यूज करते हैं, ठीक है, तो वो जो कार्बन का स्टैंडर्ड एलोट्रोप है उसका मास है 12, तो उस वाले एलोट्रोप को हम C12 बोलते हैं, कार्बन 12। तो कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप है उसको यूज किया जाता है फॉर रेफरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है, फॉर स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास यूनिट मासेस, ठीक है। क्या, कैसे, क्यों, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मोल कंसेप्ट वाला वीडियो जब आएगा नेक्स्ट, तब उसमें हम देखेंगे। फिलहाल याद रखो कि C12 कार्बन 12 जो है, ये एटम को, इस एटम को स्टैंडर्ड माना जाता है। ये 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है ना, ये इसी से निकाल के बनी हुई है। मैं बताता हूं कैसे। मान लो ये कार्बन का एटम है, ये C12 एटम है, तो इस कार्बन के एटम को पहले तो कितने टुकड़ों में विभाजित करना है, इसको आपको 12 इक्वल पार्ट्स में, कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया ऐसे। मान लो 12 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिए, इक्वल पार्ट्स में, ये इक्वल नहीं दिख रहे, ऐसे कैसे कर रहा था बाबू, 12 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, हमने मान लो डिवाइड कर दिया। इसका हमने कितना, एक तरबूज लिया मान लो, उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पर हमको तरबूज को नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूं, कार्बन एटम का हमने मान लो 12 इक्वल पार्ट्स में। तुम बोलोगे सर कार्बन एटम को इतना छोटा है, कैसे हम चाकू से काटेंगे उसको, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। जस्ट अजम्पशन बता रहा हूं मैं आपको, कैसे, कितना 1 AMU कितना होता है वो बता रहा हूं। इसका एक टुकड़ा निकाल लो, अज्यूम करने को बता रहा हूं, ज्यादा टेंशन ना लेना। तो एक टुकड़े का जो मास होगा, जैसे मान लो ये टुकड़ा हमने बाहर निकाल लिया, तो इसका जो मास होगा ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू, इसका जो मास है इट इज इक्विवेलेंट टू 1 U या फिर 1 AMU, ठीक है। तो C12 एटम का मास जो है उसका 1/12 कर दो, क्योंकि हमने कितने पार्ट्स में किया, 12 इक्वल पार्ट्स में, तो यानी 1/12 ऑफ C12 एटम, C12 एटम लिया और उसके मास का 1/12 कर दिया, तो जो मास आता है वो 1 AMU होता है, ठीक है। कंपैरिजन बता दिया। सो यहां पर देख लो, मैं इसको हटा देता हूं, ओके। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। सर क्यों कार्बन का एटम को इतना इंपॉर्टेंस दिया हमने, दूसरा एटम को क्यों नहीं लिया? सो बहुत, उसके पीछे बहुत साइंस है। पहले सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन से शुरू किया गया, चेक किया गया, उसके बाद अगला जो था हीलियम से चेक किया। तो बाकी सब में क्या आता था ना, बाकी सब से कंपेयर करते थे ना, तो मतलब कंपैरिजन में फिर 1 AMU अगर हम लेते हैं, समझो कि मैंने हाइड्रोजन के मास को 1 AMU लिया और उससे मैं बाकी मासेस को मेजर कर रहा हूं, तो वो सब पॉइंट्स में, डेसिमल में आते थे। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड लिया गया ना, इसमें बहुत, काफी हद तक ये बहुत सटीक वैल्यू आती थी, ओके, इसलिए इसको सेलेक्ट किया।
तो यहां पर देखो अब कुछ एटॉमिक मासेस, बिकॉज हम रिलेट करने वाले हैं ना, हम कार्बन के 1/12 मास से कंपेयर करते हैं हर एक एटम को, मास को, इसलिए हम कभी कभी एटॉमिक मास ना बोल के हम रिलेटिव मास बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। सो हाइड्रोजन का मैंने देखो शुरू में 1 लिया था, सो हाइड्रोजन का है 1, यू कैन से दैट हाइड्रोजन का मास इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। हीलियम का है 4, कार्बन का है 12, नाइट्रोजन का है 14, थोड़ा याद रखो एंड में वैसे भी आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का है 16, सोडियम का है 23, मैग्नीशियम का है 24, एल्यूमिनियम का है 27। ओके, ऐसे याद रखना जरूरी है, आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें काम आएगा। आगे देखते हैं भैया मॉलिक्यूल, अब हो गया एटम, अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, हमने ऑलरेडी देख लिया कि एटम्स जब केमिकली कंबाइन करते हैं तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, या फिर कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल यूनिट होती है वो क्या होती है, मॉलिक्यूल। जैसे वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है H2O, वो क्या है, वो मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। क्यों बोला गया मैं बताता हूं। जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टिव है, तो आपस में रिएक्ट करके वो H2 फॉर्म करता है, तो इसको भी हम मॉलिक्यूल ही कहेंगे ना, डायटोमिक है तो मॉलिक्यूल ही कहेंगे, इसलिए यहां पर ये वर्ड यूज किया। अदरवाइज आप कंफ्यूजन ना हो तो आप सीधे कंपाउंड बोल सकते हो, ठीक है। तो बेटर यही होगा कि आप जो है इस कंफ्यूजन को हटाओ और सीधे ये कह दो कि व्हाट इज मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। जैसे मैंने बताया था वाटर लिया हमने, तो वाटर के जितने भी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो वाटर की प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं वो क्या होंगे, बेसिकली वो H2O होंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। एक एक H2O को निकालो तो उसको क्या कह सकते हैं हम, वाटर मॉलिक्यूल कहेंगे हम। ओके, देन भैया तुम मिट जाओ यार, बहुत ज्यादा लिख देते हो। इट इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। ये तो बात सही है भाई, एटम्स कंबाइन करके ही मॉलिक्यूल बनते हैं, सो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल विल बी ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, ठीक है, दैट आर केमिकली बाउंडेड टुगेदर। यस, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। यस, बिल्कुल सही है। अगर मैं फिर अगर H2O का एग्जांपल लेता हूं, तुम बोलोगे सर आपको दूसरा एग्जांपल नहीं आता है क्या? आता है, चलो। हम जो नमक खाते हैं ना, दैट इज NaCl। तो NaCl का वैसे तो वो क्रिस्टल है, आई विल नॉट टेक दिस एग्जांपल, उसमें आयंस होते हैं, आयंस की थ्योरी में देखेंगे आगे। तो जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, HCl मान लो, तो HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl जो है, उसमें देखो क्या बोला था यहां पर, मोर देन 1 एटम से बना, तो यहां भी देखो ये H का एटम, ये Cl का एटम है, जो केमिकली कंबाइंड है और जो आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ओके, अब देखते हैं आगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन। अब देखो एलिमेंट, जैसे मैंने बताया था हाइड्रोजन H2 फॉर्म में रहता है, तो एलिमेंट्स भी आपस में मॉलिक्यूल बना लेते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम। देखो अब यहां पर एग्जांपल लिखते हैं, जैसे हीलियम तो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, लेकिन हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके H2 बना लिया, ऑक्सीजन भी 2 एटम्स कंबाइन करके O2 बना लेता है, हम काफी टाइम लिखते हैं O2, मोटू नहीं बोलना, क्लोरीन और क्लोरीन बन गया Cl2। ये सब डायटोमिक है, देखो ये मोनो एटोमिक है। मोनो एटोमिक क्योंकि एक ही सिंगल एटम में फ्रीली एग्जिस्ट करता है। ये डायटोमिक क्यों है, डाय मतलब 2, एटोमिक यानी 2 एटम कंबाइन कर गए। दिस इज ऑल्सो डायटोमिक, दिस इज ऑल्सो डायटोमिक। लेकिन ओजोन की बात करें, ओजोन पता होगा तुमको, जो हमको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, ओजोन भी एक्चुअली ऑक्सीजन ही है, 3 ऑक्सीजन एटम कंबाइन होकर ओजोन बनाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज से बनता है वो काम, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज ही बनाता है उसको बेसिकली। बहुत बड़ी थ्योरी, बहुत बड़ी नहीं, हम 10th में पढ़ लेंगे उसके बारे में। ओके, ऐसे सल्फर की बात करें तो सल्फर कितने एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसा बना लेते हैं S8। फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस 4, P4। तो इस तरीके से यहां पर एटॉमिसिटी जो है हीलियम की कितनी है, 1 है, हाइड्रोजन की कितनी है, 2 है, ऑक्सीजन की कितनी है, 2 है, क्लोरीन की 2 है, ओजोन की 3 है, सल्फर की 8 है। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, कितने एटम्स उसके फ्री स्टेट में, मतलब उसके जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, नेचुरल स्टेट में कितने एटम्स वो बेसिकली आपस में जोड़ के रखता है। तो यहां पर जैसे 2 एटम्स, इधर भी 2 एटम्स, इधर भी 2 एटम्स, तो व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, 2, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन 2, दैट ऑफ सल्फर 8। तो ये एटॉमिसिटी हुआ, ठीक है। तो यहां पर मोनो एटॉमिक
ये सब मोनो एटॉमिक है ना, मोनो एटॉमिक, दिस इज डाई एटॉमिक, ये ट्राई एटॉमिक, ठीक है, तो वो यहाँ पर बताया गया। ओके, तो वो चेक कर लेना इसमें। देन आगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स उसमें क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे कि वाटर इज अ कंपाउंड, इसमें दो अलग अलग एटम्स है, हमने अभी देखा वो क्या था, एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल्स है, यहाँ कंपाउंड्स का है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो अलग अलग एटम्स है, यहाँ पर क्या बने, मॉलिक्यूल्स बने। ओके, तो जैसे यहाँ पर वाटर इज क्या है, वाटर क्या है, H2O, ठीक है, अमोनिया क्या होता है, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, CO, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, H2O2, ठीक है, तो ये सब क्या है, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स। ओके, देख लो यहाँ पे HCl, वाटर। अब बात करते हैं आयंस की। हमने एटम्स देख लिया, मॉलिक्यूल्स देख लिया, अब आयंस कहां से आ गया सर, आयंस क्या होता है। सो कंपाउंड्स कंपोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीशीज, ठीक है, द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, थोड़ा लॉजिक में देखना, आयंस क्या होते हैं। जैसे कि अगर कोई भी एटम उसमें किसी तरीके से, वो किसी तरीके से मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दे, या तो कहीं से वो इलेक्ट्रॉन ले ले। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। मान लो ये एक एटम है, सिंपल सी बात, ये सब छोड़ो, सिंपल सी बात देखो कि दिस इज एटम। अब मान लो वैसे तो एटम न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल यानी कि उसके जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ओवरऑल चार्ज 0 रहता है। अगर मान लो इस एटम ने कहीं से इलेक्ट्रॉन मंगा लिया, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज का, तो अगर इसने कहीं से इलेक्ट्रॉन मंगा लिया तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, पहले तो ये 0 चार्ज था, न्यूट्रल था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन मंगा लिया तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही मान लो कोई दूसरा एटम है बी, न्यूट्रल है, लेकिन मान लो इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दिया, दानवीर है ये, दान दे दिया, तो अगर माइनस निकल गया, पहले ही न्यूट्रल था, 0 था, माइनस निकल गया तो थोड़ा पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस यहां था तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो रहा था, निकल गया इलेक्ट्रॉन तो उतना प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन अगर लिया तो नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर दिया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे चार्ज्ड एटम को, सिर्फ एटम नहीं, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल में अगर किसी तरीके से चार्ज आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आयन कहते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो कैटायन, देखो ये पॉजिटिव का ये याद रखो, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कैटायन, अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो एनायन, याद रखना। तो आयन जो है वो क्या है, चार्ज एटम या चार्ज मॉलिक्यूल, लेकिन आप लिखना नहीं इस तरीके से, कोई भी एटम अगर किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन की वजह से वो चार्ज आ गया तो वो आयन बनेगा, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज, कैटायन कहते हैं उसको, ऐसे आयन को। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने तो नेगेटिव चार्ज, एनायन कहेंगे। और जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा भी लूज या गेन कर सकता है। अगर मान लो किसी एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इसके पास कितना चार्ज आएगा, जैसे 1 लूज किया तो 1 प्लस चार्ज आएगा, 2 लूज किया तो 2 प्लस चार्ज आएगा, 3 लूज किया तो 3 प्लस चार्ज आएगा। ऐसे ही 2 गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्या हो जाएगा, मान लो x, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 2 माइनस चार्ज आ गया। मान लो y, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो कितना आ गया, 3 माइनस चार्ज आ गया। तो इस तरीके से आयंस में भी चार्ज हो सकते हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, प्लस हो या माइनस हो। बस ये याद रखना, पॉजिटिव आयन को हम कैटायन कहते हैं, नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं, ठीक है। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिव or can be negatively or positively charged. A negative charge ion is called anion, positive charge ion is called cation. Ion may consist of single charge atom और group of atom, ठीक है। तो एक सिंगल एटम भी हो सकता है उसमें जिसके पास चार्ज है, या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जिसके पास नेट ओवरऑल चार्ज है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयन। नाम से समझ में आ रहा है, जैसे मान लो Na प्लस, ये तो एक ही एटम है जिसके पास चार्ज है, तो ये पॉलीएटॉमिक नहीं हुआ,
लेकिन मान लो मैं लिखता हूं H3O+, तो ये ग्रुप ऑफ एटम है जिसके पास चार्ज है, तो इसको हम पॉलीएटॉमिक कहेंगे क्योंकि एक से ज्यादा एटम है। ठीक है, आगे वैलेंसी क्या होती है, ये ज्यादा सटीक समझ में आएगा, वैसे हम अगले चैप्टर में ज्यादा डिटेल में देखेंगे, बट वैसे समझ लो वैलेंसी का मतलब होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्ट करने की उसके अंदर कैपेसिटी है। एलिमेंट्स जो रिएक्टिव, मतलब बेसिकली कोई एलिमेंट अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो वो नोबल, वो स्टेबल है, पर नॉर्मली जो होते हैं ज्यादातर एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। पर वो कितने अनस्टेबल हैं, कितने रिएक्ट करने की एबिलिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस कंसेप्ट को हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम और एटम ऑफ द एलिमेंट will combine with the atom of another element to form chemical compound, है ना। तो वैलेंसी वाले कंसेप्ट से ही हमको पता लगता है कि कोई भी एलिमेंट का एटम जो है वो किसी दूसरे एटम के साथ कितनी विगरसली रिएक्ट करना चाहता है, वो इसी से पता लगता है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे के कंसेप्ट्स में। ठीक है, अब यहां पर राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज। अब देखो ये टेबल आपने अगर पढ़ा नहीं, अगर ये टेबल टेक्स्ट बुक का है एनसीईआरटी का, अगर आपने ये मिस कर दिया तो आप 10th में फिर मेरे पास आओगे, परेशान होके आओगे। तो इसको अच्छे से पहले रट लगा लेना। तो रटने का मतलब ये नहीं बस लगे हुए हैं, थोड़ा दिमाग से सोच समझ के इसको याद करोगे, और क्योंकि इसी से आपके फॉर्मूलाज बनेंगे। ये सब चीज कुछ नहीं दी होगी आपके पास, सीधा दिया रहेगा कि हाँ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमको तो पता ही नहीं फॉर्मूला कैसे बनता है, तो इसके लिए आपको यहां से देखो, ये वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव में खोजा करो। कहां है कैल्शियम, तो देखो यहां है कैल्शियम Ca2+, उठा के डाल दिया यहां पर सीधे, कैल्शियम होता है Ca2+, अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा। कार्बोनेट नेगेटिव, कहां है कार्बोनेट नेगेटिव, ये देखो कार्बोनेट क्या है CO3 टेक्स्ट बुक में चेक करना, अगर क्लियर नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हो। ठीक है, दिस इज CO3 अब क्या होगा, अब नंबर्स को अपोजिट साइड में भेज दो, ये इधर, इसका 2 यहां आ गया और इसका 2 यहां पर आ गया। ठीक है, अच्छा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Ca2CO3 ट्वाइस। सर ये बनेगा क्या, नहीं। अब यहां क्या ये कैंसल हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं आपस में, कहां हो सकता है ना, 2 1 जा, तो फॉर्मूला क्या बन गया CaCO3। सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना होता है उसको। ठीक है, सर ये प्लस और माइनस कहां चला गया, उसको नहीं यूज करना होता, वो तो चार्ज दिखा रहा था, वो कंबाइन हो गया, ये दिखा, तो बस हमको देखना है प्लस पहले लिख दिया, माइनस बाद में लिख दिया, उसके लिए। बाकी तो हमको फिर साइन को नहीं भेजना, सिर्फ नंबर को, साइन वहां दिखेगा ही नहीं बाद में, फाइनली साइन को यूज नहीं करना उसमें। ठीक है, अब मान लो कि और कोई है, जैसे कि और लिखते हैं, और कई सारे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो कि हम लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का क्या है, मैग्नीशियम का है Mg2+, सो दिस इज Mg2+। यही तरीका है, याद रखोगे तो काम आएगा अभी भी और 10th में भी। और हाइड्रोक्साइड कहां है, हाइड्रोक्साइड कहां गया रे, किधर भाग गया, यहां पर है देखो, OH-, मतलब यहां ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, माइनस। ठीक है, तो कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। अब 2 को यहां भेज दिया, 1 को यहां भेज दिया, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो फॉर्मूला बन गया Mg1, 1 लिखने की क्या जरूरत है, मत लिखो, और OH2 को यहां लाना है। पर अगर मैं 2 को सिर्फ ऐसे लिख दूं तो वो 2 सिर्फ हाइड्रोजन का हो गया, जबकि ये दोनों पार्टनर्स है, दोनों को मिलना चाहिए, है ना, दो अलग अलग एलिमेंट, इसलिए ब्रैकेट लगाऊंगा मैं 2। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको बोलेंगे MgOH ट्वाइस, दिस विल बी प्रोनाउंस्ड एज MgOH ट्वाइस। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मान लो मुझे लिखना है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम का होता है, कहां गया, अमोनियम का होता है किधर रे, यहां पर नहीं है, तो यहां पर ऐड कर लो आपने, यहां पर है, अमोनियम का है NH4+, NH4 ऊपर है प्लस,
ठीक है, तो ये नंबर नहीं आएगा, इधर प्लस का मतलब सिर्फ 1 ही है, ठीक है। ये NH4 मतलब तो 4 हाइड्रोजन बता रहा है ना। और सल्फेट का है SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ठीक है। तो अब ये 1 इधर आएगा और ये 2 इधर आएगा, तो ये बन गया NH4 और 2 मतलब ये पूरे ग्रुप को जा रहा है, इसलिए ब्रैकेट लगाओगे। सो NH4 ट्वाइस ऐसे बोलेंगे, 40 रूबल मत लिख देना, NH4 ट्वाइस, और ये SO4 के साथ 1 आ रहा है, 1 तो ऐसे रह दो ना, तो 1 तो अंडरस्टूड है ना। सो द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट इज NH4 ट्वाइस SO4। ओके, तो ये आप अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर गड़बड़ होता रहेगा। वैसे इसके लिए और डिटेल में बहुत सारे एलिमेंट्स का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, एक वीडियो देखोगे आप यूट्यूब पर, बस टाइप कर देना हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला एड्यू मंत्रा, बढ़िया से डिटेल वाली मिल जाएगी, चेक कर लेना। आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर मास कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे बनाते हैं, उसके लिए जैसे वाटर का मॉलिक्यूल का मास है 18, कैसे बना, तो इसमें आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का एक एटम का मास है 1 यूनिफाइड मास, ऑक्सीजन का एक एटम का मास है 16 यूनिफाइड मास, वाटर में कितना होता है, तो 2 हाइड्रोजन होता है 1 ऑक्सीजन। अब एक हाइड्रोजन का मास 1 है तो 2 का कितना हो गया 2, एक ऑक्सीजन का 16 है, एक ही ऑक्सीजन है, तो 16 + 2 कितना हो गया 18 यूनिफाइड मास। ऐसे ही जैसे यहाँ HNO3 दिया है, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, तो हाइड्रोजन का है 1 यूनिफाइड मास प्लस नाइट्रोजन का है 14 यूनिफाइड मास प्लस ऑक्सीजन का है 16, लेकिन कितना ऑक्सीजन है 3, तो इंटू 3, ठीक है, पूरा कंबाइन कर लिया, कितना आ गया 63 यूनिफाइड मास, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है, ये तो मॉलिक्यूलर मास हो गया, फॉर्मूला यूनिट मास भी एक कंसेप्ट है, फॉर्मूला यूनिट मास। ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे कुछ एलिमेंट, जैसे बताया कि हर एलिमेंट मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं होता। जैसे अब NaCl का एग्जांपल लेते हैं, लिखते तो हम NaCl है फॉर्मूला, बट एक्चुअली अगर हम एक यूनिट देखें उसका ना, तो पूरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें Na+ मतलब एक से ज्यादा होता है, जैसे Na+ हो गया, ये Na+ हो गया, मतलब आयंस है, ये एक से ज्यादा आयंस Na+ के हैं, और ऐसे ही एक से ज्यादा आयंस जो है वो किसके हैं, Cl- के भी है। तो ऐसे Na+ और Cl- का जो ये कॉम्बिनेशन है, इससे मिलके जो है अपना ये पूरा NaCl का एक क्रिस्टल तैयार होता है। मतलब अगर आप नेचुरली देखने जाओगे तो ऐसा होता है क्रिस्टल, पर हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, सिर्फ एक Na और एक Cl। तो ऐसे वाले क्रिस्टल्स का जो आयंस से पूरे मिलके जो क्रिस्टल्स बने हैं, उनका यूनिट तो ऐसा होता है, लेकिन हम फॉर्मूला ये लिखते हैं। तो इसका जब मास निकाला जाता है तो हम इससे नहीं निकालते कि हाँ 13 सोडियम और 11 क्लोरीन, ऐसे मास नहीं निकालेंगे। हम जब मास निकालेंगे तो बस फॉर्मूला ही देखेंगे, तो फॉर्मूला के यूनिट के हिसाब से हमने मास निकाल दिया। तो यहां पर ये 23 है और इसका 35.5, ये कहां से पता लग रहा है, मैं आपको लिस्ट है, चेक कर लेना, ठीक है। शुरू के 20 एलिमेंट का आपको याद रखना है, बता दूंगा, ठीक है। तो ये 23 35.5 कितना हो गया 58.5, तो यानी फॉर्मूला से उसका मास निकाला गया, ना कि उसके एक्चुअल स्ट्रक्चर से। तो ऐसे वाले मास को हम फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं। निकाला तो हमने बेसिकली यही चीज है, मतलब निकालते हैं फॉर्मूला यूनिट मास को भी हम मॉलिक्यूलर मास की तरह ही निकालते हैं, लेकिन नाम क्यों अलग बोला है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास जब कैलकुलेट करना है तो सर ये याद कैसे रखें कि एटॉमिक मास कौन सा याद रखें, तो ये 20 एलिमेंट का याद रखो। हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास याद रखना है, एटॉमिक नंबर तो 1 से 20 है, एटॉमिक नंबर 1 से 20 है, हमको मास से मतलब है। हाइड्रोजन का मास है 1, हीलियम का है 4, लिथियम का है 7, बेरिलियम का है 9, बोरॉन का है 11, कार्बन का है 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19 और सोडियम है 20, ठीक है, सॉरी नियॉन है 20, सोडियम है 23, मैग्नीशियम है 24, एल्यूमिनियम है 27, सिलिकॉन है 27, फास्फोरस है 31, सल्फर है 32, क्लोरीन में लिखा था 35.5, आर्गन है 40, पोटेशियम है 39 और कैल्शियम है 40। देखो आर्गन और कैल्शियम का सेम है। ऐसे वाले को, ऐसे एलिमेंट्स को जिनका मास सेम रहता है, एटॉमिक नंबर्स अलग होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड आइसोबार्स, ठीक है। ये क्या है, ये अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चिल रिलैक्स। वैसे इस चैप्टर का सबसे मेन चीज है मोल कंसेप्ट, दैट विल बी डन नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ एक आध होमवर्क दे देता हूं, जिसमें आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे कुछ मॉलिक्यूल्स के,
जैसे कि H2SO4, जैसे कि क्या है ये सल्फ्यूरिक एसिड है। NaOH, जैसे कि K2SO4, ठीक है। तो ये सब निकालोगे आप, ये 3 का तो निकाल के बता देना कमेंट में, ठीक है। एंड मोल कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट भी होगा उसके अंदर, तो वो अलग से उसका वीडियो क्रिएट करूंगा। सबसे पहले कि ये जो एवोगैड्रो नंबर है, मोल कंसेप्ट आया यहीं से, एवोगैड्रो नंबर Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है वो थोड़ा वो याद कर लो पहले तो। सो दिस एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये है एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको अच्छे से याद कर लो, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको याद कर लो आप, ठीक है। और अगर ये नंबर याद हो जाए तो ही, अभी पॉज कर लो, याद कर लो, दिमाग में फिट कर लो, रट्टा जिसको हम कहते हैं, तो ये फिट हो जाए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस एवोगैड्रो नंबर, दिस इज अ कांस्टेंट, इसका वैल्यू है 6.022 10⁻23। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर हम नंबर में इसको एक एक्सपैंड करके लिखें तो इट इज 6, और देखो 23 जीरो है, 3 तो यहीं पर शिफ्ट कर लेता हूं, 1 2 3 मतलब 23 में से 3 यहां पर आ गया, 3 हमने एडजस्ट कर लिया। और कितने यहां पर जीरोज आएंगे, 3 तो हट गया ना, 20 जीरोज और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 लगा दो, 1 2 3 4 5 6